हेलो डियर स्टूडेंट। आप लोगों ने कुछ मेजर सर्जरीज या डिजीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा जिनमें पेशेंट ओरली अपना न्यूट्रिशन नहीं ले सकता, हत्ता कि वो किसी ट्यूब के ज़रिए भी फूड इनटेक करने से कासिर होता है। इस सूरत हाल को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी मेडिकल टीम और सर्जन्स ने एक दूसरा रास्ता निकाला, जिसे टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। आज के इस लेक्चर में न सिर्फ हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन पे बात करेंगे, बल्कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक हेल्दी इंडिविजुअल को उसकी एज, बॉडी वेट, हाइट, एक्टिविटी फैक्टर प्लस डाइजेशन फैक्टर के मुताबिक 24 आवर्स में कितने कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हम टीपीएन के मुख्तलिफ इंडिकेशंस, उसे कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसके कंपोनेंट्स का तनासुब क्या होता है, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन दरअसल सेंट्रल पैरेंटरल न्यूट्रिशन है। इसे सेंट्रल वेन के थ्रू डिलीवर किया जाता है। दूसरे लफ्जों में अगर हम पैरेंटल न्यूट्रिशन की बात करें तो ये एक कंसंट्रेटेड आईवी थेरेपी है जिसे कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के 3 अहम कंपोनेंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट एज डेक्सट्रोज, प्रोटीन एज अमीनो एसिड, फैट एज लिपिड। कुछ दूसरे कंपोनेंट्स जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन का मकसद दरअसल नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, टिश्यू मेंटेनेंस, रिपेयर एंड एनर्जी डिमांड्स के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसी तरह वो मरीज जो ओरली फूड लेने से कासिर हैं, उनके लिए न्यूट्रिशन का दूसरा रास्ता निकालना। टीपीएन के कुछ इंडिकेशंस हैं। कुछ सूरतों में पेशेंट इंटेरल न्यूट्रिशन टॉलरेट नहीं कर पाते। इस कंडीशन में टीपीएन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पैरालिटिक आइलियस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिस्टुला, सीवियर डायरिया, परसिस्टेंट वोमिटिंग एंड माल एब्जॉर्प्शन। इसी तरह कुछ हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट हैं जिनमें इंटेरल थेरेपी या तो मुमकिन नहीं हो पाती या इनएडिक्वेट होती है। इस सूरत में भी टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सीवियर बर्न, एनपीओ फॉर मोर देन 5 days, एक्यूट रीनल फेलियर, मल्टीपल फ्रैक्चर, ट्यूमर्स, एंजाइट्रिक पेशेंट एट रिस्क फॉर malnutrition ऑफ ग्रास अंडरवेट, मेटास्टेटिक। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन प्रिपरेशन कैसे करते हैं? टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स शामिल होते हैं, जिसे सेंट्रल आईवी लाइन के थ्रू डिलीवर किया जाता है। अगर लिपिड की जरूरत पड़ती है तो उसे टीपीएन में मिक्स करते हैं और इंटरमिटेंटली डिलीवर करते हैं। लिपिड यूजुअली इमल्सन फॉर्म में होता है जो ट्राइग्लिसराइड से बना होता है, जिसमें फास्फोलिपिड्स हो सकता है या ग्लिसरॉल या वाटर। इसे पेरिफेरल या सेंट्रल दोनों रूट से दिया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट 2 ग्राम पर केजी पर डे होती है। 1 ग्राम से 5 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिलती है और टोटल न्यूट्रिशन में 40 to 50% इसका हिस्सा होता है। फैट रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये 3 ग्राम पर केजी पर डे इसकी जरूरत पड़ती है। 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है और 30 to 40% न्यूट्रिशन में शामिल होता है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट की बात करें तो नॉर्मली 0.8 ग्राम पर केजी पर डे, मेटाबॉलिक स्ट्रेस की सूरत में 1 to 1.5 ग्राम पर केजी पर डे, एक्यूट रीनल फेलियर की सूरत में 0.8 to 1.0, हेमोडायलिसिस की सूरत में 1.2 to 1.4, पेरिटोनियल डायलिसिस की सूरत में 1.3 to 1.5 ग्राम पर केजी पर डे की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो सोडियम 70 to 100, क्लोराइड 70 to 100, पोटेशियम 70 to 100 मिली इक्विवेलेंट पर डे, कैल्शियम 10 to 20, मैग्नीशियम 15 to 20, फास्फोरस 40 to 60, एसीटेट 0 to 60। इसी तरह अगर फ्लूइड रिक्वायरमेंट की बात करें तो फ्लूइड जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसके एस्टिमेट बनाते हैं तो पर कैलोरी पर एमएल के हिसाब से फ्लूइड रिक्वायरमेंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर 1800 कैलोरी डाइट की जरूरत पड़ती है तो 1800 ml फ्लूइड की भी जरूरत पड़ती है। अगर बॉडी वेट और एज के अकॉर्डिंग फ्लूइड रिक्वायरमेंट की बात करें तो एवरेज रिक्वायरमेंट 30 ml पर केजी पर डे होती है। 16 to 55 ईयर्स की एज में 35 ml पर केजी, 56 to 65 30 ml पर केजी, मोर देन 65 में 25
ml पर kg पर डे की जरूरत पड़ती है। विटामिन की बात करें तो विटामिन ए 3300 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन डी 200, विटामिन ई 10, विटामिन के 150 माइक्रोग्राम, एस्कॉर्बिक एसिड 100, फोलिक एसिड 0.4 मिलीग्राम, नियासिन 40 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 3.6 मिलीग्राम, थायमिन 3 मिलीग्राम, पायरिडॉक्सिन 4 मिलीग्राम, साइनोकोबालामिन जिसे B12 भी कहते हैं 5 माइक्रोग्राम, पैंटोथेनिक एसिड 15 एंड बायोटिन 15 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है। मिनरल की बात करें तो 2.5 टू 4 मिलीग्राम जिंक, कॉपर 0.5 टू 1.5, क्रोमियम 10 टू 15, सेलेनियम 20 टू 60 और मैग्नीज 150 टू 800। पूरे टीपीएम प्रोसेस के दरमियान कुछ आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है जिनका फुल एसेप्टिक प्रिकॉशंस के साथ होना जरूरी है। सबसे पहली चीज जो सबसे अहम है वो बोवियर कैथेटर है जिसे सेंट्रली इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन है। तीसरा फिल्टर है 0.22 माइक्रोन का होता है ताकि कोई लार्ज मॉलिक्यूल फिल्टर ना हो जाए। एसेप्टिक प्रिकॉशंस के लिए ग्लव्स, मास्क या हाइपोएलर्जिक टेप के साथ साथ टीपीएन बैग का भी फुल एसेप्टिक कंडीशन में होना जरूरी होता है। पेशेंट की मॉनिटरिंग सबसे अहम होती है कि पेशेंट अच्छा महसूस कर रहा है या नहीं, उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो बेड से उठ जाता है, वॉक करता है। इसी तरह उस पेशेंट की वाइटल साइन की रीडिंग क्या है, जैसे टेम्परेचर कितना है, उसके ब्लड प्रेशर की रीडिंग क्या है, पल्स कितना है, रिस्पायरेटरी रेट कितनी है, ये नॉर्मल है या कुछ डिसबैलेंस है, फ्लूइड बैलेंस कितना है, वेट उमूमन वीकली कई बार उसे चेक किया जाता है। फ्लूइड इनटेक कितना है, इसी तरह फ्लूइड आउटपुट जो यूरिन, स्टूल, गैस्ट्रिक ड्रेनेज के थ्रू या उंड या ओस्टोमी के थ्रू हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है। पेरेंटल न्यूट्रिशन जो डिलीवरी इक्विपमेंट है जिसमें ट्यूबिंग, पंप, फिल्टर, कैथेटर, ड्रेसिंग वगैरह शामिल है वो सही हालत में है या नहीं। इसी तरह न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का कंपोजिशन कितना है। बात करें लेबोरेटरी डेली जो जिसका चेकअप होना जरूरी है, फिंगर स्टिक ग्लूकोज दिन में 3 बार जब तक कि पेशेंट स्टेबल ना हो जाए। इसी तरह ब्लड ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन इसका डेली चेक करना जरूरी है जब तक कि पेशेंट स्टेबल ना हो जाए। स्टेबल होने के बाद हफ्ते में 2 बार। इसी तरह सीरम क्रिएटिनिन, एल्बुमिन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, हीमोक्रिट वैल्यू, डब्ल्यूबीसी उस वक्त तक जब तक बेस लाइन ना आ जाए या उसके बाद हफ्ते में 2 बार चेक करना जरूरी होता है। टीपीएन को डिस्कंटिन्यू करने के लिए पेशेंट का 75% सेटिस्फाई होना जरूरी है या पेशेंट ओरली या इंटेरल फ्लूइड आसानी से ले रहा हो और उसे टॉलरेट कर रहा हो, उस वक्त हम डिस्कंटिन्यू करते हैं। डिस्कंटिन्यू करने के लिए टीपीएन को टैपर करना भी जरूरी है। जो डोज चल रही है उसको हम 1 घंटे के लिए हाफ करते हैं, फिर नेक्स्ट आवर के लिए उसका हाफ करके टीपीएन को डिस्कंटिन्यू कर दिया जाता है। टीपीएन प्रोसेस के दरमियान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं या कुछ कॉम्प्लिकेशन बहुत आम है जैसे सेप्सिस। ये दरअसल हाई ग्लूकोज कंटेंट की वजह से होता है या वेनस एक्सेस डिवाइड कंटामिनेशन की वजह से। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है जो दरअसल कैलकुलेशन के सही ना होने की वजह से, या फिर जो अंडरलाइन डिजीज हो जैसे फिस्चुला, डायरिया या परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही है इसके थ्रू इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकता है और इस सूरत में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन हाइपरग्लाइसीमिया है, हाई ग्लूकोज कंटेंट की वजह से या इनसफिशिएंट इंसुलिन सेक्रेशन की वजह से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया में भी हो सकता है अगर हम अचानक टीपीएन को डिस्कंटिन्यू कर दें जिससे पेशेंट की एनर्जी लॉस हो, या पेशेंट को हाइपरविलूमिया हो सकता है। इसकी वजह है मिसकैलकुलेशन या फिर अंडरलाइन हार्ट डिजीज जैसे सीएचएफ या रीनल फेलियर की कंडीशन हो। इसी तरह पेशेंट को हेपेटिक डिस्फंक्शन हो सकता है। ये दरअसल हाई कंसंट्रेशन ऑफ जो टीपीएन में अगर कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो ये सूरत हाल हेपेटिक डिस्फंक्शन की तरफ ले जाती है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का कैलकुलेशन निहायत अहम होता है। उसके लिए 2 चीजें जाननी जरूरी होती है कि कंपाउंड पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है और रेडीमेड पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है। वाज़ेह है कि टीपीएन में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन शामिल होते हैं जिसे एमएल में कन्वर्ट करके हम डिलीवर करवाते हैं। टीपीएन को बनाने के लिए हमें 2 चीजें जाननी और जरूरी होती हैं, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है और टीपीएन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसका कौन सा मेथड है। इसी तरह टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होती है 25 किलो कैलोरी पर केजी पर डे ईएसपीएन गाइडलाइन के मुताबिक, या दूसरे लफ्जों में अगर हम ये कहें कि टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड दरअसल टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करती है कि टोटल एक हेल्दी इंडिविजुअल कितनी एनर्जी एक्सपेंड करता है।
टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए हमें बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर या फिर बीएमआर जानने जरूरी होते हैं। इसी तरह एक्टिविटी फैक्टर और डाइजेशन फैक्टर का भी जानना जरूरी होता है। इसलिए टीई इज इक्वल टू बीएमआर इंटू एएफ इंटू डीएफ होता है। अब हमें बीएमआर जानने के लिए या बीई जानने के लिए कुछ फार्मूले की जरूरत पड़ती है। मेल के लिए जैसे 88.362 प्लस 4.799 इंटू हाइट प्लस 13.379 इंटू केजी माइनस 5.677 इंटू एज, ये मेल का फार्मूला है जिससे उसका बीएमआर निकलता है। इसी तरह फीमेल के लिए 447.593 प्लस 3.098 इंटू हाइट प्लस 09.247 इंटू केजी माइनस 4.33 इंटू एज, ये फीमेल का फार्मूला है, फीमेल के लिए है जिससे उसका बीएमआर निकलता है। एक हेल्थी इंडिविजुअल मेल की बात करें, मिसाल के तौर पे इस फार्मूले को हम समझने की कोशिश करें। एक मेल है जिसकी एज 24 ईयर्स है, 60 केजी वेट है, 180 सेंटीमीटर हाइट है और वो मॉडरेटली एक्टिव है, तो इस सूरत में उसका बीएमआर क्या होगा? अगर हम इस वैल्यू को इस मेल के बीएमआर फार्मूले पे इनपुट करते हैं तो हमें इस तरह की वैल्यू मिलती है जिससे उस हेल्दी इंडिविजुअल का बीएमआर आ जाता है जो है 1618.674। इस तरह हमें बीएमआर मिल जाता है। अब हमें जरूरत पड़ती है एक्टिविटी फैक्टर और प्लस डाइजेशन फैक्टर जानने की। एक्टिविटी फैक्टर दरअसल मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटी अंजाम देते हैं, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो या फिर मॉडरेटली एक्टिव हो या फिर स्ट्रेनियस वर्क कर रहा हो। अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो हम टोटल बीएमआर का 30% ऐड करते हैं। अगर मॉडरेट वर्क कर रहा है तो टोटल बीएमआर का 50% ऐड करते हैं। अगर स्ट्रेनियस वर्क है तो टोटल बीएमआर का 100% ऐड कर देते हैं, जिससे हमें बीएम एक्टिविटी फैक्टर मिल जाता है। दूसरे आसान लफ्जों में अगर कैलकुलेशन करें तो सेडेंटरी के लिए 1.2 की वैल्यू, लाइट वर्क के लिए 1.372, एक्टिव के लिए 1.55, वेरी एक्टिव के लिए 1.725 या अगर एक्स्ट्रा एक्टिव मेल है तो 1.9 की वैल्यू को इनटू कर देते हैं बीएमआर में, जिससे एक्टिविटी फैक्टर मिल जाता है। मेल की अगर डाइजेशन फैक्टर की बात करें तो मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 1.07 की वैल्यू को इनटू कर देते हैं बीएमआर इंटू एक्टिविटी फैक्टर इंटू डाइजेशन फैक्टर। तो बीएमआर के लिए जो हमें वैल्यू मिली उससे हम लिखेंगे 1618.674 इंटू एएफ मॉडरेट वर्क कर रहा है इसलिए 1.5, डाइजेशन फैक्टर मेल है इसलिए 1। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2428.011 किलो कैलोरी पर डे, उस हेल्दी इंडिविजुअल को इतनी किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है। एक अनहेल्दी पेशेंट के लिए अगर हम टीपीएन कैलकुलेट करते हैं तो हमें स्ट्रेस फैक्टर जानने की जरूरत पड़ती है। तो हम टोटल बीएमआर में स्ट्रेस फैक्टर के मुताबिक 15% डिपेंड करता है कि वो कंडीशन क्या है, तो उस कंडीशन के मुताबिक हम उसमें ऐड कर देते हैं जिससे उस पेशेंट का स्ट्रेस फैक्टर निकल आता है। इस तरह हम टीपीएन का कैलकुलेशन करते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक हम आसानी से टीपीएन डिलीवर कर सकते हैं। हमें सबसे पहले उस पेशेंट की बीएमआर जाननी जरूरी होती है, फिर एक्टिविटी फैक्टर जानना जरूरी होता है, फिर स्ट्रेस फैक्टर, वो कौन सी डिजीज है उसके हिसाब से हम बीएमआर, टोटल बीएमआर का और प्लस स्ट्रेस फैक्टर का परसेंटेज ऐड करने के बाद हम टीपीएन आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें ये पता है कि बहुत से रेडीमेड फार्मूलेशन अवेलेबल हैं जो टीपीएन में इस्तेमाल होते हैं, उनमें